आप देख रहे हैं बड़ी खबर तेज नजर और आपके साथ मैं हूं अजीत। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का ये सफर। आज दिल्ली में एक बार फिर जनता परिवार से जुड़े नेताओं ने आपस में मीटिंग की, लेकिन आज की बातचीत में भी किसी तरह का कोई फैसला नहीं हो पाया। दरअसल लगातार हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि जब जनता परिवार के नेता आपस में बैठते हैं और बात चुनाव चिन्ह और विलय की आती है तो सभी के विचार आपस में बदल जाते हैं। अब तक जनता परिवार की दिल्ली में दर्जनों बैठकें हो चुकी हैं और इतनी बैठक होने की वजह केवल दो नजर आती हैं। पहली वजह चुनाव चिन्ह और दूसरी वजह सभी पार्टियों का जनता परिवार में विलय। लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव भी काफी परेशान हैं, क्योंकि विरोध की आग का धुआं उनके घर से भी कम नहीं उठ रहा है। दरअसल मुलायम सिंह यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीजेपी का मुकाबला जनता परिवार बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन जनता परिवार के विलय में अभी से बहुत ज्यादा झगड़ा नजर आता है। शायद यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव सभी नेताओं की अलग अलग मीटिंग करके उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार द्वारा किए हुए अभी तक के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र में सिर्फ एक आदमी की सरकार है और एक साल में काम पर कोई फोकस नहीं किया गया है। सोनिया गांधी ने विदेशी धरती पर पूर्व सरकारों की निंदा करने के लिए भी पीएम मोदी की आलोचना की है। सोनिया ने सरकार पर संसद में अहंकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। सोनिया के मुताबिक सरकार का एक साल पूरा होने पर उसके पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, न तो कोई ठोस आर्थिक उपलब्धि है और न ही निवेश आ रहा है। साथ ही निर्यात में भी गिरावट हो रही है। सोनिया गांधी के तर्क तेवर ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब सरकार संसद में जीएसटी बिल को पास कराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक 11 और 12 मई को गाजियाबाद में होगी। इस बैठक से एक दिन पहले यानी 10 मई को बीजेपी के सभी जिलाध्यक्षों को भी चर्चा के लिए बुलाया गया है। कार्य समिति का समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। गाजियाबाद में 11 और 12 मई को होने वाली इस बैठक का उद्घाटन ओम माथुर करेंगे और विशेष संबोधन नितिन गडकरी के हाथों होगा। प्रदेश में महासंपर्क अभियान पर खास चर्चा होगी और इसके लिए पार्टी ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया है, जिनके साथ 10 मई को चर्चा की जाएगी। प्रदेश में पार्टी ने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का दावा किया है और इनमें से अधिक लोगों को पार्टी सक्रिय सदस्य बनाने में जुटी हुई है। कार्य समिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें प्रमुख तौर पर किसानों की बदहाली को पार्टी मुद्दा बनाएगी। राजनीतिक स्थिति पर प्रस्ताव और इस पर जो किसानों की बदहाली हुई है और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जो भूमिका रही है असंवेदनशीलता किसानों के प्रति, उस पर पार्टी विचार करेगी। प्रदेश में होने वाले अब तक सभी उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। कार्य समिति की बैठक में इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को चमकाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से हरकत में आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, संतोष गंगवार और मनोज सिन्हा विकास के कार्यों की निगरानी करेंगे। वाराणसी में विकास के कार्य तेजी के साथ हों, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें और वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से फैसले जल्द ही लिए जाएंगे और उसके बाद जो काम शुरू होंगे उन पर महेश शर्मा, संतोष गंगवार और मनोज सिन्हा निगरानी रखेंगे। इसके अलावा रविवार को भी अब वाराणसी में प्रधानमंत्री का कार्यालय खुलेगा। मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर हम काम करेंगे, लेकिन वाराणसी का अपनी एक महत्व है। ये सिर्फ इसलिए नहीं को प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वाराणसी का अपना एक धार्मिक और पौराणिक महत्व है। उसके तहत उसमें जो भी प्रगति होनी चाहिए। वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा खुद पीएमओ कर रहा है। साथ ही योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश तेजी से हो रही है। अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल ने आज लखनऊ स्थित पार्टी के मुख्यालय पर ताला लगवा दिया। इस ऑफिस पर कृष्णा पटेल का ताला पहले से लगा हुआ था। मां और बेटी के गुटों में काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है। कृष्णा पटेल खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती हैं, जबकि अनुप्रिया का कहना है कि पार्टी ने फरवरी में उन्हें अध्यक्ष चुन लिया था और उन्होंने इस बात की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी थी। अनुप्रिया ने कहा है कि जब तक चुनाव आयोग पार्टी अध्यक्ष का फैसला नहीं कर देता, पार्टी दफ्तर पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने ताला डलवाया है। पार्टी दफ्तर पर हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस भी वहां मौजूद रही।
तो हम लोग आए तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मनमाने तरीके से ताला जड़ दिया गया है। क्योंकि हम लोग कानून का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए हम ताले को तोड़ नहीं रहे हैं और पुलिस प्रशासन को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में हम यहाँ दूसरा ताला लगा रहे हैं। अपना दल में पारिवारिक विवाद काफी दिनों से चल रहा है और इसके चलते पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। लोकसभा में इस वक्त अपना दल के 2 सांसद हैं। यूपी के कई शहरों की तस्वीर बदलने वाली है। कई बड़े महानगरों के आसपास नई स्मार्ट सिटी बनने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी समेत कई शहर विकास के नए आयाम छुएंगे, ये कहना है यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन का, जो आज स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में बोल रहे थे। मुख्य सचिव आलोक रंजन के मुताबिक अगले 2 से 3 वर्षों में कई शहरों की तस्वीर बदल दिए जाने का लक्ष्य है। उनके मुताबिक अभी केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर पर अभी से काम कर दिया है। हमारे शहर हैं, उन सभी शहरों का विकास जो है वो पूरा करने का ये वर्तमान सरकार का भी हमारा लक्ष्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही एक उद्देश्य हमेशा रहा है कि शहरों में अधिक से अधिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार लाया जाए। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को चमकाने का जो काम चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आवास नीति भी लाई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास का भी ये कहना है कि स्मार्ट सिटी कार्यक्रम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उनको लेकर के सरकार गंभीरता से काम कर रही है। बेमौसम बरसात और फसलों की बर्बादी के बाद किसानों की हालत पे चिंतित है यूपी के सीएम अखिलेश यादव। सीधे किसानों से हुए मुखातिब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला मुख्यालयों पे किसानों के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इनसे खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधे बातचीत की। बातचीत में मुख्यमंत्री ने किसानों से फसलों को हुए नुकसान के बारे में तो जानकारी ली ही, जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो मुआवजा राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है वो किस हद तक किसानों तक पहुंची है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई। विपक्ष भले ही मुख्यमंत्री को और सरकार को तमाम तरह से किसानों के हालत को लेकर घेरने की कोशिश लगातार कर रहा हो, लेकिन सीधे किसानों से रूबरू होकर मुख्यमंत्री ने ये जता दिया है कि किसानों की हालत और उनकी स्थिति सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है और सरकार इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पद की दावेदारी को लेकर इलाहाबाद की सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास ने प्रसन्नता जाहिर की है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के पद की दावेदारी को लेकर इलाहाबाद की सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर अब साधु संतों के बीच भी खेमेबाजी शुरू हो गई है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने इस मसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह फैसला स्वागत के लायक है। हम लोग भी थोड़ा गलतफहमी में कभी पड़ जाते थे कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य असलियत कौन है। जब वसुदेवानंद जी अपने को मानते थे, स्वरूपानंद जी का भी नाम आता था, लेकिन असलियत सबके सामने आ गया। ज्ञानदास की माने तो आने वाले नासिक महाकुंभ में इस तरह के बोर्ड का गठन हो जाएगा जो फर्जी शंकराचार्यों और साधुओं की पहचान करने में काफी हद तक सक्षम हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों को राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश की कोई परवाह नहीं, तभी तो लगातार उपभोक्ताओं से सरचार्ज वसूल किया जा रहा है। विद्युत नियामक आयोग के आदेश बिजली कंपनियों के ठेंगे पर हैं। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ विद्युत नियामक आयोग ने सरचार्ज घटाया हो, लेकिन आयोग के आदेश बिजली कंपनियों के लिए कोई मायने नहीं रखते। आयोग ने बिजली कंपनियों के परफॉर्मेंस समीक्षा के बाद 22 अप्रैल को घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे 2.84% रेगुलेटरी चार्ज के सरचार्ज में कमी कर दी थी। कल हम लोग बिलिंग काउंटर पर जाकर देखे तो जो पूर्व व्यवस्था थी 2.84 वही वसूली चल रही थी। सॉफ्टवेयर में कोई भी बदलाव नहीं था। जब इसकी हम लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि एससीएल द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसमें अभी तक चेंज ही नहीं किया गया। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सफाई दी है। उनका कहना है ये पूरा मामला पावर कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है और नियामक आयोग ने जब जवाब तलब किया है तो पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी इस पूरे मामले का जवाब देंगे। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो अफसरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार वसूली से परेशान उत्तर प्रदेश गिट्टी मोरम ट्रक ऑपरेटर
एसोसिएशंस के आह्वान पर आज 5000 से ज्यादा ट्रक हड़ताल पर रहे। दरअसल अभी हाल में प्रदेश सरकार ने ओवरलोडिंग को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से ओवरलोडिंग बंद कराने के नाम पर आरटीओ महकमे द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर ट्रकों को सीज करना शुरू किया। लेकिन सत्ता दल से जुड़े रसूखदार लोगों के ट्रक अभी भी धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर रहे हैं और छोटे ट्रक ऑपरेटर्स पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस उत्पीड़न के खिलाफ यूनियन ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। उनकी मांग है कि अंडरलोडिंग की अंग्रेजी समय की नीति में बदलाव किया जाए और आरटीओ महकमे की लूट को खत्म किया जाए। स्ट्राइक चलेगी, अभी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक चलेगी और ये लोग माने नहीं तो अनशन पर हम बैठने पर राजी हो जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे, ट्रांसफर नहीं होगा, हम लोग यही हाल करेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि अगर जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी गई तब वो आमरण अनशन में बैठने को मजबूर हो जाएंगे। कानपुर जिला जेल में क्षमता से 2 गुने कैदी रखे गए हैं, जिससे वे दम घुटने के कारण बीमार पड़ रहे हैं। कानपुर जिला जेल अब कैदियों के लिए बंदी गृह नहीं बल्कि काल कोठरी साबित हो रही है। यहाँ की बैरकों में क्षमता से 2 गुना बंदी रखे गए हैं। इससे उमस और घुटन जैसी परिस्थितियाँ उन्हें बीमार बना रही हैं। रोजाना 200 से 300 बंदी जेल अस्पताल पहुँच रहे हैं। जेल में 7 वाटर कूलर लगे हैं, लेकिन 2500 बंदियों के लिए यह इंतजाम किसी मजाक से कम नहीं। कानपुर जिला जेल शहर के पाश और महंगे इलाके सिविल लाइन्स में है। पहले जिला प्रशासन का इरादा था कि जेल की महंगी जमीन बेचकर शहर से बाहर एक बड़ी जेल बना ली जाए। आप जानते हैं कि कैदी कितने हैं और स्थान कितना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नया जेल बनना चाहिए ताकि वो ह्यूमन हो जाए। जेल को शहर से दूर ले जाने का निर्णय कितना सही होगा यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि आतंकियों और अन्य खतरनाक कैदियों को ग्रामीण इलाके से कोर्ट तक लाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को 13 साल बाद सजा हुई और महज 3 घंटे में जमानत मिल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि आज दोपहर को मुंबई सेशन कोर्ट ने 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया और गैर इरादतन हत्या के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद सलमान खान के वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया और जमानत याचिका दायर की। कोर्ट ने इसके लिए शाम 4 बजे सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया। सलमान खान की ओर से हाई कोर्ट में पैरवी मशहूर वकील हरीश साल्वे ने की, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। फिलहाल सलमान खान को जमानत मिल गई है, लेकिन अब सबकी निगाह शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पे टिकी है, क्योंकि अगर शुक्रवार को सलमान खान को राहत नहीं मिलती तो सलमान खान का जेल जाना तय माना जाएगा। सलमान खान पर फैसला आने के बाद कोर्ट रूम में ही सलमान खान रो पड़े, तो वहीं उनकी मां सलमा खान की तबीयत खराब हो गई। सलमान खान आज सुबह मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित अपने घर से कोर्ट के लिए रवाना हुए और कोर्ट पहुंचने के बाद गंभीर मुद्रा में खड़े रहे। जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो सलमान खान की गंभीरता भावुकता में बदल गई और उनकी आंखें छलक उठी। वहीं घर पर उनकी मां सलमा खान की भी तबीयत खराब हो गई। पूरा परिवार फैसला सुनते ही सदमे में आ गया। सलमान खान के भाई सुहेल खान जब कोर्ट रूम के बाहर निकले तो उन्हें मीडिया ने घेर लिया, लेकिन सुहेल खान ने कोई टिप्पणी नहीं की। सलमान खान को सजा मिलने के बाद अब उनकी फिल्मों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्में हैं। यूपीएससीएफ, बिहार पुलिस और लखनऊ पुलिस ने मिलकर आज एक बड़े अपहरण कांड का खुलासा लखनऊ से किया। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। 1 मई को बिहार के गया से वहां के सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीके गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता का अपहरण कर लिया गया था। यह अपहरण उस वक्त हुआ जब ये लोग अपनी ऑडी कार से कहीं जा रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया और बनारस से जौनपुर होते हुए उन्हें लेकर लखनऊ आ गए। यहाँ पर इन्हें कई दिनों तक रखा गया और उसके बाद अचानक इन्हें किसी वजह से रिहा कर दिया गया। इस पूरे मामले में जो सरगना है वो है अजय सिंह, जिसकी गिरफ्तारी भी उन लोगों में शुमार है। इसमें जितने अपहरणकर्ता थे, all 9 of them, they have been arrested. Huge recovery of वर्दी, different types of वर्दी है, weapons हैं, ammunitions हैं, एम्बर लाइट जो ब्लू लाइट है वो है, जो VIP नंबर प्लेट्स हैं, sedatives हैं जिसको ये इन्होंने यूज किया था।
अजय सिंह के पिता एसपी रहे हैं और वो खुद राष्ट्रीय समता पार्टी से 1999 में चतरा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। उसके पास से पुलिस की तमाम वर्दियां भी बरामद हुई हैं। मसूरी स्थित एलवीएस एकेडमी में फर्जी आईएएस रूबी चौधरी मामले में नया मोड़ आज उस वक्त आ गया जब सूबे के पुलिस मुखिया ने प्रकरण की जांच एसआईटी की बजाय अब सीबीआई से करवाने की सिफारिश राज्य सरकार से कर दी है। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी रूबी को साथ लेकर पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर और फिर नैनीताल गई थी। तमाम सबूत कोर्ट के सम्मुख रखने पर रूबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद एसआईटी ने एलबीएस में भी अधिकारियों, सुरक्षा गार्ड सहित लाइब्रेरी के अधिकारियों से पूछताछ की थी। हालांकि मामला एलबीएस के इर्द गिर्द ही घूमता रह गया और जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अचानक जांच टीम को लीड कर रही एसपी शाहजहां अंसारी का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें जांच टीम की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। शुरुआत से ही हाई प्रोफाइल माने जाने वाले एलबीएस प्रकरण को लेकर सीबीआई की जांच की मांग लगातार उठ रही थी और अब एक माह बाद पुलिस विभाग की सिफारिशों से साफ हो गया है कि एसआईटी जैसी प्रादेशिक संस्था जांच के लिए उपयुक्त नहीं थी। संभल में 3 रेप की घटनाओं से सनसनी फैल गई है। यहाँ के बनियाठौर इलाके में दलित महिला से गैंग रेप की खबर है, तो वहीं एक युवती और एक नाबालिग से भी रेप का मामला सामने आया है। पहला मामला बनियाठौर इलाके का है, जहां ईंट भट्टे में काम करने वाली एक दलित महिला से 2 बदमाशों ने गैंग रेप किया। विरोध करने पर बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी। दूसरी वारदात भी इसी इलाके की है, जहां चचेरे भाई ने युवती का रेप करने की कोशिश की। युवती घर में अकेली थी। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता को घायल कर फरार हो गया। तीसरी वारदात चंदौसी इलाके की है, जहां मदरसे में 6 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश हुई है। ये बच्ची मदरसे से घर लौट रही थी। दोनों अपराधी पकड़ लिए गए हैं। महिला का चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया गया और उसके बाद विधिक कार्रवाई की है। पुलिस ने दलित महिला से रेप के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन बाकी मामलों में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। औरैया पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करके 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। क्रिकेट के मिनी वर्जन इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से ही औरैया शहर में सट्टे का कारोबार धड़ल्ले चल रहा था। टीमों की हार जीत से लेकर एक एक गेंद के परिणाम तक पर बड़े पैमाने पर सट्टा लगाया जा रहा था। लगातार सट्टेबाजी की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गयी और आज मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला तिलक नगर में छापा मारकर मौके से रामजी, शामू व नितिन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की माने तो आईपीएल की सट्टेबाजी वायदा कारोबार की तरफ में की जा रही थी। सट्टा लगाते वक्त रुपयों का लेन देन नहीं होता, परिणाम के बाद शर्त के आधार पर भुगतान किया जाता है। जहाँ भी सट्टेबाजी चल रही है बड़े हाई प्रोफाइल तरीके से मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, तो सर्विलांस के माध्यम से पता लगाएंगे बेसिकली जो इसमें बड़े हाथ हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको पकड़ा। औरैया शहर में अभी 3-4 और स्थानों पर सट्टेबाजी की सूचनाएं पुलिस को लगातार मिल रही हैं और उसने अपना मुखबिर तंत्र तेज कर दिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और सट्टेबाज पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। कुशीनगर में एक प्राइवेट बस में यात्रा कर रही एक महिला ने बस के कंडक्टर और बस मालिक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। घटना के बाद महिला ने पति को फोन के जरिए अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कुशीनगर पहुंचने पर महिला का पति बस स्टैंड तक पहुंचा और कंडक्टर और बस मालिक से घटना के बारे में पूछा, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि दोनों ही महिला के पति से उलझ गए और लोहे के रॉड और डंडों से उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। महिला के बीच बचाव करने पर उसकी भी पिटाई कर दी गई। मारपीट में घायल महिला के पति को गोरखपुर रेफर किया गया। कॉलोनी में वो सब हमारे साथ लगे हैं बदतमीजी करने, इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे। उसके बाद से वहाँ से आए थे तो बस में तो फोटो ले रहे थे। अपने पति के पास फोन करके बताई, तब तक ये इधर आए तो वो सब इतना मारे हैं। पुलिस के पास गए थे, वो भी नहीं सुने। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके में एक पिता ने अपने ही बेटे के अपहरण का प्रयास किया। मामला बागपत जनपद के कोताना गांव का है। दरअसल कोताना गांव की रहने वाली रेशमा की शादी मेरठ के सरदना क्षेत्र के रहने वाले नूर मोहम्मद से हुई थी, लेकिन नूर मोहम्मद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, जिसके बाद से रेशमा अपने 4 साल के बेटे सैफियान के साथ अपने मायके रहने लगी।
लेकिन नूर मोहम्मद अपने बच्चों को हासिल करना चाहता था, जिसके चलते वह अपने भतीजों के साथ अपनी ससुराल पहुंचा और बाहर खेल रहे अपने बेटे को उठा लिया। रेशमा के परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। आज इसका पति अपने रिश्तेदारों के साथ वैगनार गाड़ी के साथ गाँव में आया था और इसके बच्चे को 4 साल का लड़का है, उसको जबरदस्ती लेकर के गाड़ी में लेकर के भागे। सूचना होने पर तत्काल घेराबंदी करके इनको कस्बे में पकड़ लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी और हथियार बरामद कर लिए हैं।